अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था इस्लामाबाद में तरनौल के मुकाम पर, और कल रात गए अचानक से इंतज़ामिया की तरफ से इसका जो इजाज़तनामा था वो मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद अगरचे ये ऐलानात तो किए जा रहे थे कि जलसा तो हर सूरत होकर रहेगा, लेकिन इसके बरक्स आज सुबह जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, कल रात पुलिस भी वहाँ पहुँची, इंतज़ामात भी हटा दिए गए, और उसके साथ साथ आज जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ौरन पहुँच गई ताकि इस मामले पर अदालत की तरफ से इजाज़त ली जा सके, लेकिन वहाँ पर दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा मनसूख कर दिया या मुलतवी कर दिया। इसके बाद उनके कारकुनान और लीडर्स की तरफ से भी काफ़ी तनकीद शुरू हो गई क़यादत के ऊपर भी कि ये एंड टाइम पर जलसा मुलतवी करके कमज़ोरी का सबूत दिया गया है, और साथ ही साथ उन रहनुमाओं का ये भी कहना था कि ख़बरें ऐसी आ रही थीं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे वाक़यात किए जा सकते हैं कि जहाँ पर फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नए इल्ज़ामात लगाकर ये ना हो कि फिर दोबारा से उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का सिलसिला और गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ये सब कुछ क्या वाकई ऐसी इत्तलात थी जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी वजह से उन्होंने इस जलसे को मुलतवी किया, या फिर वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अपनी कमज़ोरी है? हुकूमत इससे ला ताल्लुक़ी का इजहार तो कर रही है कि जनाब ये तो इंतज़ामिया का और PTI का मामला है, लेकिन क्या हम ये वाकई मान सकते हैं कि ये हुकूमत इसमें किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं थी, और क्या ये हुकूमत के ईमा पर नहीं हुआ होगा? तो ये भी एक दिलचस्प मामला है कि इस हवाले से हुकूमत अपने हाथ खड़े करके साइड पे होने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस सारे मंजरनामे के पेश नज़र देखा ये जा सकता है कि क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ही ये जलसे मुलतवी करती जाएगी, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है बल्कि बार बार जलसे मुलतवी हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कोई भी एहतजाज खड़ा करने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो दीगर क़यादत है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट की, उनकी तरफ से भी इस सारे मामले पर तशवीश का इजहार किया गया है कि उन्हें एतमाद में लिए बगैर जलसा क्यों मुलतवी किया गया। ये सब हम डिस्कस करेंगे कि आगे ये महाज़राई किस तरफ जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को भी आपने सुना, वो भी ये इंदिया दे रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के मरीम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर भी मुकदमात दर्ज किए जाएँ, और उनके सामने भी उसी तरह के मुकदमात रख दिए जाएँ जैसे कि इस वक्त PTI की क़यादत के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। तो अगर ये टिट फॉर टैट का मामला शुरू हो गया तो जात के बात रुकेगी कहाँ पर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये भी जिक्र करेंगे कि मियाँ साहब भी आज काफ़ी दिनों बाद कुछ कहा है, उन्होंने खामोशी तोड़ी है, बोले हैं, क्या उनका मूड नज़र आ रहा है, एक नई पार्टी भी लॉन्च हुई है, उसका मुस्तकबिल क्या है, ये सब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इमरान साहब, ये जो आज जलसा मुलतवी हुआ है, आप समझते हैं कि PTI की लीडरशिप की तरफ से ये एक वाइज डिसीजन था कि अगर इजाज़तनामा मनसूख हो गया है तो बजाय इसके कि इंतज़ामिया के इजाज़तनामे के ख़िलाफ़ जाकर ज़बरदस्ती जलसा करने की कोशिश करते, तो उन्होंने इसको समझते हुए बात को मामला फहमी से जलसा मुलतवी कर दिया, अगरचे उन्हें अपनी क़यादत की तरफ से और कारकुनों की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं उनके दो तरह के असरात होते हैं और दो पहलू होते हैं। एक होता है इसका इंतज़ामी पहलू और दूसरा होता है इसका सियासी पहलू। अगर आप इंतज़ामी हवाले से देखें तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंतज़ामी हवाले से तो जो हमारी हुकूमत है जिन्होंने एंड वक्त पे ये किया है तो ये उसकी नाकामी है। उसकी बुनियादी तौर पे नाकामी इसलिए है कि अगर जो वजूहात इंतज़ामिया की तरफ से बयान की गई हैं कि जी वहाँ पे अभी मुहर्रम की आमद है, वहाँ पे इमाम बारगाह है बहुत पास, और ये और वो तो फलाना, तो ये सारी चीज़ें क्या अचानक हुई हैं? क्या ये NOC जारी करने से पहले आपको नहीं पता था कि वो कैसी हसास जगह है और मुहर्रम शुरू होने वाले हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि वहाँ पे इमाम बारगाह है और ये सारी चीज़ें? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई तैयारी नहीं थी। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंतज़ामी तौर पे अगर इंतज़ामिया का फेलियर है तो वो बराह रास्त हुकूमत का फेलियर है, क्योंकि इंतज़ामिया और हुकूमत एक ही बात है। ये सिर्फ फेलियर है या फिर बदनीयती भी है? नहीं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, पहले मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा है सियासी पहलू से मैं अगर देखूँ तो मेरी नज़र में ये PTI का फेलियर है, और PTI जो है ख़ास तौर पे PTI की वो क़यादत जो पहले ही, जिस तरह आपने कहा कि तनकीद की जद में है,
जो पीटीआई का एक आम कारकुन है, जो पीटीआई का एक आम वर्कर है, जो पीटीआई के वो लोग जो सोशल मीडिया पे हर वक्त इन रहते हैं, और वो जो मौजूदा क़यादत, वो उमर अयूब साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, या ये सारे जो लोग हैं इस ग्रुप के ख़िलाफ़ हर वक्त वो लगे रहते हैं, उनको एक और मौका मिल गया। और उनका वो ये कह रहे हैं कि देखें आप, हम तो कहते हैं ये नाअहल हैं, ये जलसा करवा ही नहीं सकते, ये इजाज़त ले ही नहीं सकते, और इनमें इतना दम हम ही नहीं है, अगर ये होता तो ये हम होते तो हम ईंट से ईंट बजा देते, भले ही वो होते तो शायद वो भी जलसा ना ही करते, लेकिन उनको एक मौका मिल गया इनको नाअहल साबित करने का। लिहाजा सियासी तौर पे देखा जाए तो वो जो आपने बात की कि क्या हुकूमत जो है उसने जानबूझ के ऐसा किया है या हुकूमत की चाल है, तो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे अगर हुकूमत की चाल भी है तो वो कामयाब रही है, और उससे सियासी तौर पे हुकूमत को फ़ायदा है, पीटीआई को नुकसान है, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है अगर वो उसकी नाकामी है और जो रिफ्ट उनमें चल रही है तो उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इंतज़ामी तौर पे हुकूमत की नाकामी, सियासी तौर पे पीटीआई की नाकामी। लेकिन आपको क्या लगता है इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि फिर इसका मतलब है कि आगे भी यही समझा जाएगा, अगर कभी भी पहले अगर अदालतों से ये लोग ले भी लें इजाज़त तो फिर कोई आ जाए कि जी थ्रेट मौसूल हुए हैं, नहीं हो सकता, और बार बार मनसूख कर दिए जाएं, तो क्या इस बात का इंतज़ार करना चाहिए पीटीआई को कि हमें जब इजाज़त मिले और फिर ही हम जलसा करें, या फिर जाहिर है कि हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उनके खिलाफ मूवमेंट इकट्ठी, तो फिर इसका मतलब आप मूवमेंट ना चलाएं, फिर आप हाथ एक ही दफ़ा झाड़ के अनाउंस कर दें कि जी हम अपने अपने घरों में बैठे। किस तरह, क्या पीटीआई की हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? आज उन्हें जलसा करना चाहिए था। देखें, जो आम रूटीन की बात होती है उसमें अलग बात है, लेकिन मुहर्रमुल हराम जो है उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हाँ जी, अब इशू ये है कि उसकी तैयारियां, उसकी चीज़ें, तो एक इशू ऐसा है कि जिसमें चले इसको अगर आप एक तरफ रख भी दें कि चले मुहर्रमुल हराम है तो इसलिए उसके एहतराम में उसकी उसमें आपने कर दिया, लेकिन अगर हर दफ़ा ये इसी तरह करेंगे जिस तरह कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मैं यही कह रहा हूँ, तो उससे इनको नुकसान होगा। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि सियासी तौर पर इन्हें नुकसान है, इस तरह के मज़ीद 2-4 दफ़ा करेंगे, जैसे अब इन्होंने आज उमर अयूब साहब ने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ मुहर्रम के बाद कल तो इतनी बढ़के मार रहे थे। अब आपको याद होगा हमारे अपने प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में खुद अगर आपको याद हो, पंजोता साहब कह रहे थे कि जी हम करेंगे, और अभी तक वो नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, एनओसी कैंसिल नहीं हुआ, और हम कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, सरगोदा से भी बड़ा जुलूस आएगा। तो अगर सरगोदा से कोई जुलूस आ रहा था या दूसरे शहरों से तो वो हाँ जी, तो वो मोटरवे पे ही कर लेते हैं, कहीं भी कोई जलसा कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है कि कहीं पे खड़े थे तो वहीं पे, कहीं समीना काबिले जिक्र, वो काबिले जिक्र नहीं है, और ज्यादातर तो खुद ही नाराज हो रहे थे अपनी क़यादत से कि आपने ये क्या किया, हमें आधे रास्तों से वापस मोड़ा है। तो और ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब क़यादत का फुकदान हो, पीटीआई के हर अमल से ये साबित हो रहा है कि वाकई ही इस वक्त वहाँ क़यादत की कमी है, और वो उसी का उन्हें नुकसान हो रहा है। राइट, इस वक्त जी हमें PMLN के सेनेटर ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खलील ताहिर साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू जी, आज आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले चूँकि जलसे के हवाले से बात हो रही है, अगरचे ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये तो इंतज़ामिया का फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है ये कोई इस तरह हमारे मामलात में होता नहीं है। सब जानते हैं कि हुकूमत की एक विश और विल होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही इंतज़ामिया के साथ उसकी एक कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं आप पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दे रहे, जबकि उन्होंने अदालत से भी इजाज़त तलब कर ली है, और एंड टाइम पे यूँ नोटिफिकेशन मनसूख करना इजाज़तनामे का, ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्या खौफज़दा हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैं इमरान यकूब साहब को सुन नहीं सका पूरा, लेकिन उन्होंने एक जुमला बोला था, मैं उस जुमले को आगे बढ़ाने लगा हूँ कि अब इनका हाल ये है, सुन्नी इत्तेहाद या वट एवर कौन सी जमात है मुझे नहीं पूरा पता कि अब किस जमात में सारे लोग ये, लेकिन कायदीन की बहतात ने क़यादत का फुकदान पैदा किया है। अब इनमें बहुत क़यादत आ गई है, और वो जितने ज़्यादा आते जा रहे हैं उतने ग्रुप बनते जा रहे हैं। आज से पहले भी जितने इनके जलसे हुए, इनको किसी जगह पे भी इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जलसे किए हैं। असल में इनको पता ये था कि वहाँ पे इनके लोग नहीं है, बहुत जल्दी इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया, उसको खुद कॉल ऑफ कर लिया।
उधर से अभी सिर्फ बात आई है, हालांकि ये हाई कोर्ट गए वट एवर जो भी था। दूसरा वो मुहर्रम भी था, और तीसरा वहाँ के जो मकामी लोग थे। आप देखिए जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें आप देखें कि जहाँ पर करारदाद हम पेश कर रहे हैं कि अपना गज़ा और इसराइल के बारे में और अपना पैलेस्टाइन के बारे में, वहाँ पैलेस्टाइन की और गज़ा की करारदाद की इन्होंने मुखालफत की है कौमी असम्बली में। और कल ये जो आज जो करना चाह रहे थे कि हम गज़ा और पैलेस्टाइन के हक़ में जलसा करना चाहते हैं, ये खुला तजाद है और ये इनकी हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। दैट्स वाई बाकी पहले भी इनको कभी हम भी करते रहे हैं, हमें भी कहीं इजाज़त मिलती थी, नहीं मिलती, लेकिन जब आवाम साथ हो तो फिर कोई डर नहीं होता, फिर कर लेते जलसा अल्लाह मालिक है। लेकिन ये तो खुद चाह रहे थे कि हमारी इज्जत जो है। हमने देखा कि पुलिस वहाँ पहुंची, स्टेज उखाड़ा, वो तो सारी वीडियो सामने है कि वो मना कर रहे थे, इंतजामात भी उन्होंने सारे हटाने की कोशिश की। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ से फ्री हैंड था और उन्होंने अपनी मर्जी से जलसा कॉल ऑफ किया। ये तो हम देख सकते हैं कि जो सूरत हाल थी और जिस तरह से रुकावटें थी, तो जाहिर है उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई आमना सामना होता है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, एहलकारों के साथ, तो उससे बेहतर है कि उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर लिया। आप ये तो नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको पता था, इनको इतना अदराक ज़रूर है, कुछ लोग इसमें सैने भी हैं, 2 4 5 होंगे, और हमें पता था ये यू टर्न लेंगे। ये 400 पहले 47 यू टर्न लिए, आज तक ये 448 यू टर्न बना है। तो इसमें देखिए हम क्या कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को, वहाँ पे वो ठीक है गवर्नमेंट के साथ होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हरगिज़ नहीं, अगर ये करना चाहते तो पहले नहीं करते। ये इन्होंने सियालकोट में जलसा करना चाहा था, मैं था बंदा जो सबसे पहले सियालकोट पहुंच के, चर्च की ज़मीन थी, और अपना इमरान यकूब साहब को पता, मैंने डार साहब के दरवाजे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये चर्च की ज़मीन पर नहीं हो सकता, तो उसी रात इन्होंने दूसरी जगह पर अरेंज कर लिया था, हालांकि उसका भी इजाज़तनामा नहीं था। ये बात नहीं है, ये अपनी इज्जत बचाना चाह रहे थे जो थोड़ी बहुत रह गई है, इस वजह से इन्होंने सारा कुछ जो है इसको कॉल बैक किया। सर खलील ताहिर सिंधु साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इंतज़ामिया ने इस वक्त जवाज़ बनाया है कि जी सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट पे ये NOC कैंसिल किया गया है, और वहाँ पे करीबी एक इमाम बारगाह थी और मुहर्रम की आमद है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें इंतज़ामिया को NOC जारी करते वक्त ये नहीं पता था कि मुहर्रम की आमद है और साथ ही वहाँ पे इमाम बारगाह भी है और ये हसास मामला है? बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं, उससे पहले ही नहीं करना चाहिए था। और दूसरे नंबर पे लेकिन एक इनसे बात ज़रूर हुई थी जो हमें इतला मिली है कि आप अशूरा के बाद जो है नामी 10वीं मुहर्रम के बाद, इमरान भाई, ये बड़े सेंसिटिव डेज होते हैं, और खुदा ना करे कोई ऐसी बात आ जाती तो फिर इन्होंने कहना था कि अगर कोई वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो जाती या कोई कर देता है काम वहाँ पे ख़राब, जो जिस तरह बहुत सारे स्लीपिंग सेल्स हैं यहाँ पे अपना इनके दहशतगर्दों के जो काम कर रहे हैं, तो सारा फिर पढ़ना था इधर हमारे ऊपर, या जो भी कि जो सियासत थी इन्होंने लाशों की तरफ लेकर जानी थी। पहले भी यही इनका काम था जब धरना किया था कि कुछ ना कुछ बंदे मर जाएं, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे किया, लेकिन खुदा ना करे कभी जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है उसके साथ ऐसी बात हो। बाकी जो आपकी बात है, टेक्निकली आई सपोर्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू इमरान यकूब साहब, कि ये बहुत पहले इनको मतलब इसकी परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी जब उनको, अगर उनकी लिमिट में था। लेकिन पॉसिबल ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट्स जो है वो लेट आई हो, एजेंसीज ने सारी जो अपना जितना भी होमवर्क किया है वो लेट आया हो, ये वजह हो सकती है। ये मैं इतना उनको मार्जिन ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन जो आपकी बात है उसको भी मैं साथ सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको मेरे फैब्रिक का पता है कि मैं वो बात करता हूँ जो मेरे अपना पॉलिटिकल परसेप्शन कहता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज धमकी दी है कि जी मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तो पहले मुकदमा दर्ज हैं, तो हमने तो खातून होने की वजह से हथौला रखा था मरियम नवाज पे, तो अगर वो बाज नहीं आएंगी तो हम उन पे भी मुकदमात कर देंगे। तो ये मामला तूल पकड़ेगा या क्या होगा? सर गंडापुर पता नहीं उस वक्त गंडापुरी शायद की पोजीशन में होते हैं या किस पोजीशन में होते हैं, मैं तो उनकी बात को सीरियस नहीं लेता है इमरान यकूब साहब। नंबर 2, मरीम नवाज शरीफ साहब का क्या कसूर है कि वो सूबे के लिए काम कर रही है? 100 दिन में उन्हें उसकी इतनी कारकर्दगी अच्छी है, मोटरसाइकिलें दी है लोगों का भी, बच्चों के लिए स्कूलों में दूध होगा, इसके अलावा और आटा रोटी जो भी है चीज़ें सस्ती कर रही है, और आम आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखने के लिए सुबह 9 बजे वो आर्ट क्लब आती है और सारा दिन मुख्तलिफ वफूद से मिलती हैं। परसों उन्होंने जो सवात में वाक़या हुआ, लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग, और इसके अलावा सरगोदा में, तो उसके बारे में उलमा कराम को इकट्ठा करके कहा कि किसी को इंसाफ अपने हाथ में, मॉब जस्टिस नहीं होना चाहिए कभी भी। इस लेवल पे वो जाके काम कर रही है। आपसे ये कर रहे हैं बेसिकली कि आप लोगों की तरफ से पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी कि इमरान खान और PTI के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा मुकदमा, तो उनकी तरफ से जवाबी तौर पर यह कहा गया है कि जी
हम भी फिर इनके खिलाफ करेंगे। तो कहने का मकसद पूछने का ये है कि ये क्या आप लोगों की तरफ से अगर आप ये ना इनिशिएट करें, वो आपकी क़यादत को एक दूसरे को स्पेस दें सियासी तौर पर, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारियों के आप मुकदमे दर्ज करवाएं। तो ये आप पहले खुद भी भुगत चुके हैं, फिर आगे वही कंटिन्यू आपने करना है। जो वकुआ हो, जो उसमें इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ मुकदमा हो। ये सिर्फ सियासी बिना पे तो मुकदमात नहीं होने चाहिए। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। अगर हम इसी तरह करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है पॉलिटिशियंस अपनी जो थोड़ी बहुत ही साख रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल 100%। लेकिन आप देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, मुकद्दर होता है, कुछ मुकाफ़त अमल भी होता है। आप देखिए मरियम साहबा को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया गया। हमजा साहब मेरे भाई हैं, वो 44 माह जेल में रहे। शहबाज शरीफ साहब जी नहीं, हमने तो कोई मुकदमा नहीं, हमने कोई एक मुकदमा बता देखें मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ मैडम। देखें पूरी लीडरशिप सर उनकी जेलों में, आप कह रहे हैं कोई एक मुकदमा मैडम नहीं, मैं जी मैडम एक बात, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि क्या जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया, 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पे हमला किया, कर्नल शहीद का जो था वह शेर खां का मुजस्मा तोड़ा, MM आलम के जो जहाज़ था उसको उन्होंने नुकसान दिया, क्या ये ज़रूरी था? और इन्होंने जो पेंट थी उसकी अपना कोर कमांडर लाहौर की, वो हसान न्याजी ने जो इमरान खान का भांजा है उसको छड़ी पे लेके घुमा रहा था। इस बात क्या ये मुल्क के साथ दोस्ती है? जिन्होंने किया है, आपने मेरी बात सुनिए, क्रैकडाउन कर दिया है और अभी तक भी नहीं कोई क्रैकडाउन नहीं मिस्टी, कोई क्रैकडाउन नहीं है। क्रैकडाउन वो था कि राणा सनालो साहब लाहौर हमारी मीटिंग थी, इमरान यकूब साहब को शायद पता है, उस वक्त का मैंने बताया था इनको, आ रहे थे और उनको सुखे की करीब जब आगे मोटरवे उतरे तो उन पर 15 किलो सजाए मौत का मुकदमा डाल दिया, उनके अपना 15 किलो हीरोइन डाल दी। आप कोई सोच सकता है कि राणा सनाउल्लाह साहब ऐसा काम कर सकते हैं? इसलिए हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। इद्दत और मुद्दत का केस भी इनके अपने मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, खाबर मानिका ने किया है, हमने तो नहीं किया ना। बाकी भी जो केसेस हैं इनमें से कोई भी इनको अभी तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तारीफ का भी नहीं पता। ये अपने आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहते हैं। क्या 9 तारीख को फौजी तनसीबात पर हमले करने और जो दूसरा आपने कहा कि चलाएं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है, आर्मी कोर्ट है उनके बारे में, वो स्टे उठाएं, जो बेगना है वो अपने घर चले जाएंगे। अगर किसी ने कुछ किया जो भी किया, जो लोगों ने देखा, केस लगाएं कितनी देर बाद जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लगाया है। और बात वही आ जाती है कि जो वो तो सिर्फ 82 लोग हैं जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं। आपको पता है MPO के 5000 ऑर्डर्स निकाले गए हैं, वो किसके खिलाफ निकाले गए हैं? आपको पता है इस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर हैं, परवेज इलाही साहब पूरा साल भर रहने के बाद बाहर निकले हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जेल के अंदर हैं, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, ये तमाम लीडरशिप उनके और जो बाहर भी है ये सब जेल की हवाएं खा के ही बाहर निकले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चलिए 9 मई में जो मुकदमात में मुलविस थे उनको सजाएं होती, उनको आप जेलों में रखते, जो भी सूरत हाल बनती, लेकिन मैं सवाल वहां पे लेके जा रही हूँ जो आप आगे नए मुकदमात कायम करने जा रहे हैं। मैंने उसके बारे में पूछा है कि वो आप क्यों करने जा रहे हैं, उसकी वजह से वो भी आपको जवाब कह रहे हैं। नहीं मिस देखिए, गंडापुर साहब ने कहा कि आपसे जो कोई वहां पे अगर कोई आपसे बंदा को रिश्वत मांगता तो उसका सार फाड़ के उसको मार के आप मेरे पास आ जाए। हुआ क्या कि परसों एक निजी चैनल के वाले गए हैं, थाने वाले बिजली चोरी कर रहे थे, उन्होंने उसके एंकर को मारा शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। कि आप बगावत का मुकदमा उनके खिलाफ क्यों दर्ज कर रहे हैं? आप मुझे आगे से क्या कहानी सुना रहे हैं? कोई अभी मुझे नहीं कहानी नहीं सुना रहा है, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई बगावत का मुकदमा अभी तक किसी ने कोई दर्ज नहीं किया, ना कोई ऐसी बात है, वरना और भी बहुत सारे केसेस हैं इनकी। ननकाना साहब में मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन सेंड यू द फर्ज जमाबंदी, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता हूं कि इनकी बेनामी ज़मींदार इसकी मंजूरी दी कि इनके खिलाफ वो जो रिपोर्टर है निजी टीवी के, उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और अज़मा बुखारी साहिबा ने भी उसकी तस्दीक की है कि हम ये कार्रवाई, उसके जवाब में वो आपसे कह रहे हैं कि हम भी फिर करेंगे। तो ये किस तरफ जाएगी सूरत हाल अगर सबने क़यादत ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए? देखिए मिस, मैं कैबिनेट में था, पंजाब कैबिनेट में, लेकिन अभी मैं सेनेटर बन चुका हूँ, लिहाजा मुझे उस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। आप और मैं दोबारा कहने लगा हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो भी बात दिल में वो सच्ची बात करनी है। लेकिन मैं बिल्कुल उस कैबिनेट में अब हिस्सा नहीं हूँ, चूँकि मैं अभी चला गया हूँ सेनेट में, तो वहाँ पर जो बात है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लाहौर में इस तरह से कोई काम हुआ या नहीं हुआ। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी सेनेटर साहब से बात करेंगे, पूछेंगे उनसे, और ख़ास तौर पर जो बजट आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, तनकीद हो रही है, बिजली ने तो जान निकालने वाला जो हाल है ना वो कर दिया लोगों का कि इतने ज़ोरदार झटके हैं।
अब पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल की, अब ताजिर भी आवाज़ दे रहे हैं हड़ताल की। तो ये सब मामलात हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुश्किल सूरत हाल बन रही है कि अगर हर सेक्टर बाहर निकल कर एहतजाज करेगा। इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, सेनेटर साहब की राय भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, ये हम देख रहे हैं कि बजट के ऊपर ख़ासी तनकीद भी हुई। हमने देखा लोग बड़े परेशान हैं बिजली के बिलों पे, तो हमने उस दिन भी बात की है जो सूरत हाल है। परसों भी इजाफा हुआ है, कल हमने देखा फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में भी इजाफा कर दिया गया। फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने हड़ताल की तो उनके ऊपर जो इजाफी टैक्सेस थे वो वापस लिए गए। अब खबर आ रही कि फ्लोर मिल्स भी ऐलान कर रही हैं कि वो भी आएंगी सड़कों पर। तो ऐसे ही अगर हर सेक्टर अलग अलग तौर पर सड़कों पर आया और हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पड़े तो ये सूरत हाल किस तरह जाती देख रहे हैं आप? स्मीना, बात यह है कि अगर हम आवाम की बात करें, बिजली की बात करें, तो सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखें कि बिजली का जो बिल है उस पर तकरीबन 17 तरह के टैक्सेस हैं। अच्छा, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, टीवी लाइसेंस फीस का टैक्स है, उसके बाद फिर मज़ीद टैक्स है और उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट है। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट पे भी उसी तरह जो है फ्यूल एडजस्टमेंट पे एक्साइज टैक्स है, उस पर इनकम टैक्स है, उस पर मज़ीद टैक्स है। तो ये सारे मिला के तकरीबन 17 के करीब टैक्सेस बनते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर बिजली को जो बंदा इस्तेमाल करता है, काम पाकिस्तानी, अगर वो 5000 की बिजली इस्तेमाल करता है तो एंड ऑफ द डे उसे बिल 10,000 या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो बेचारा सर नहीं पीटेगा तो क्या पीटेगा। अब और बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी अब तो इजाफा हो गया ना, टैक्सेस के अलावा भी बिल है वो भी बढ़ गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जब बिजली बढ़ेगी, दो चीज़ें ऐसी हैं समीना, आप याद रखें कि जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है और बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या कहेगा, वो कहेगा ये बिजली महंगी है तो उसकी लागत बढ़ गई है, तो अब वो उसने आवाम से सारिफ को मुंतकिल कर देगा इजाफा सारा। अच्छा, और सारिफ से इतना इजाफा नहीं मुंतकिल करेगा, बल्कि सारिफ पे वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के भी करेगा, अपना ज़्यादा उस पर करेगा। अब यहाँ मामला ये है कि हुकूमत जो है वो क्या करे। IMF की शराइत इतनी सख्त हैं कि हुकूमत उनसे जान छुड़ा नहीं सकती। अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आसिम रज़ा शायद उनके जो सदर हैं उन्होंने तो कहा कि हम 4-5 दिन देते हैं, नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे। इसी तरह आज और भी ताजरों ने भी कल परसों भी यहाँ पाकिस्तान अंजुमन ताजर हैं जो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इशू तो ये है महंगाई, लेकिन हुकूमत के पास मेरी नज़र में कोई हल नहीं है। क्योंकि IMF की जो शराइत है और फिर आपने अगर मुल्क चलाना है तो ये वो जो कहते हैं ना करवा गूट, तो बिलाखिर ये करवा गूट आवाम को ही पीना पड़ेगा। अपने तो इन्होंने मुराद नहीं खत्म की, उसकी वजह उसमें तो इजाफे हुए हैं। नहीं, उसमें तो इजाफे अभी होंगे। इशराफिया के लिए नई गाड़ियाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा। आवाम को ये ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेगा। सेनेटर साहब, हर कोई बजट पे तनकीद कर रहा है, कुछ लोग जो इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, IMF की वजह से हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़े हैं, सब कुछ। उसके बावजूद भी ये सब कुछ समझ से बालातर है कि दूसरी तरफ आप लोग अपने लिए किस तरीके से इजाफे भी करते हैं, मराहत में भी इजाफे करते हैं। उधर हमें कोई कटौतियाँ नज़र नहीं आती, उधर हमें ये नज़र नहीं आता कि आप लोगों के एयर टिकट ख़त्म हो गए, फ्यूल ख़त्म हो गए, बिजली फ्री ख़त्म हो गई। आप लोगों से मुराद में इशराफिया की ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो क्या ही अच्छा होता है कि आप लोग भी थोड़ी कुर्बानी देते, तो अवाम भी कहते हैं कि चलो भाई अब सभी हम दे रहे हैं कुर्बानी। अपने ऊपर आप लोगों ने कुछ नहीं कटौती की, सारा बोझ आपने अवाम पे डाल दिया। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अपना, उसमें जितने भी फेडरल कैबिनेट है उनमें से कोई भी शख्स तनख्वाह नहीं ले रहा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सेंटर्स की तनख्वाह 1,78,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ, जिसमें बिजली का बिल भी हम खुद देते हैं, गैस का बिल भी खुद देते हैं और जो TADA वट एवर जो भी सारा कुछ हम खुद पे करते हैं। लेकिन हम इजी टारगेट है, चूँकि हम पकड़े, अब जल्दी हमें हदफ तरकीद बना लिया चल जाता है, लेकिन इस पर ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर जो इमरान याकूब साहब ने अपना भाई ने फरमाया, मेरे ने जो बिल्कुल दुरुस्त है। इवन वज़ीर ख़जाना ने यह बात कही है कि ये बजट बिल्कुल वाक़या है कि इस पर इसका अवाम पे बहुत ज़्यादा को अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम
ये हुई है कि जब 2017 में हमने खुशहाली का जो सफ़र था उसको रोक दिया, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ, उस वक्त रोटी 2 रुपये की थी, सोना 54,000 रुपये का तोला था, डॉलर 96 से 104 रुपये का था, तो उस वक्त सारे सफ़र को रोक दिया गया। फिर इस मुल्क में 42 माह सेब का साया रहा, और फिर आपने खुद सुना होगा जब पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी और केपी में, तो शौकत तरीन साहब दोनों अपने वज़रा आला को कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर को कि हमारा लीडर अंदर डाल रहे हैं, तो लिहाजा इसको कैंसिल करें, IMF से वादा कहें कि हम ये नहीं कर सकते। ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अगर अच्छा इंटरनेशनल कोवेनेंट ये कहता है कि अगर आपको IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अगर वो आपको कर्जा या उसकी स्टैंप नहीं लगती तो बाकी आपके दोस्त ममालिक भी आपकी मदद नहीं कर सकते। सवाल है मेरा, लेकिन इस वक्त मैं आपने अभी ये फरमाया कि जी हम हमारी 2.25 लाख रुपए तनख्वाह है, हम इजी टारगेट है, लेकिन सर मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने सिर्फ इनकी बात नहीं की, जो नुमाइंदगान है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं कि आप लोगों के जो एयर टिकट्स हैं वो तनख्वाहें थोड़ी हैं, वो आप लोग आराम से कह देते हैं जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन जो उसके साथ मुराद होती हैं वो वैसे ही बाकी रहती हैं। अभी ये हमें पता चला है कि जो अफसरान हैं यहाँ पे पंजाब में, उनके लिए DHA में अलग-अलग कनालों के ऊपर जो हैं वो घर बन रहे हैं और करोड़ों रुपया उसके लिए लगाया गया। हमें पता चल रहा है वाने सदर के लिए नई गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, वाने सदर वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए पैसे रखे जा रहे हैं। हमें पता चलता है कि जजेस के लिए क्या सूरत हाल है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप लोग ये सारा पैसा आवाम का बांट रहे हैं इश्तिहारात की मद में, आप लोगों ने अंधेर नगरी मचाई हुए, करोड़ों रुपया आप लोग इश्तिहारबाजी में सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद आप कहते हैं जी हम तनख्वाह नहीं ले रहे। भाई उससे बेहतर ये आप 2 लाख रुपए तनख्वाह ले लें, लेकिन ये जो सारा आपने मुंह खोला हुआ है ख़जाने का, इसको किसी तरह रोके ताकि आवाम को ये तकलीफ तो ना हो कि हमारे साथ ये हो रहा है और दूसरे के साथ आप लोगों ने उसको छूटें दी हुई हैं कि प्लॉट बेचे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ा जो सरकारी अफसरान है। तो ये सब क्या है? देखिए, आपकी बहुत सारी बातों से मुझे इत्फाक है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, इट विल बी कंटेम्प्ट, क्योंकि मैं टीवी पे बात कर रहा हूँ। परसों वैसे मैंने सेनेट में ये बात कर दी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कि जिनकी 18 लाख तनख्वाह है और उसके बाद जो पेंशन मिली सारी उम्र 2000 बिजली के यूनिट और पेट्रोल उनको सारी ज़िंदगी मिलता है, चाहे जिस तरह से मर्जी वो काम करें। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे भी बुला लिया जाएगा, तो इसलिए मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से कि उस तबके जितने भी ये तबकात है, इन सबको ये जो नेट है अपना टैक्स नेटवर्क है, इसमें लाना पड़े। और जो इमरान साहब, और इन्होंने मजमून लिखा था परसों चौथ इमरान साहब ने कि टैक्स एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आदत नहीं है, मैं जिस शहर से रखता हूँ ताल्लुक रखता हूँ, फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा काम जो था वो पर्चियों पर चलता था। लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते। इंटरनेशनली लोग क्यों टैक्स देते हैं? ताकि उनकी ज़िंदगी का, हाँ आपकी बात दुरुस्त है कि अगर लोगों ने टैक्स देना तो फिर उनकी लाइफ ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो बेचारे आम पिछड़े हुए तबकात है उन पर ये बातें खर्च होनी चाहिए। बेसिकली इसकी रूह ये होती है। लेकिन मेरा अपना जो ईमान कह रहा है, मेरा जो फेथ कह रहा है कि विद इन 1 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा ये कड़वा घूंट है, वाकई बहुत ज़्यादा कड़वा घूंट है और ये आवाम के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन एक दफ़ा कहते हैं कि जो नेक काम है उसका आगाज़ बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन इसका अंजाम कौमों की तकदीर बदलता है। आप देखेंगे कि अभी रवा माह खलील ताहिर संधू साहब, अल्लाह करे कि हमारी तकदीर भी बदल जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। हमारा जानने का ये मकसद है कि जब हालात इतने ख़राब हैं तो फिर क्यों आप ये देखें कि हमेशा कहा जाता है कि ज़राई टैक्स लगाया जाए, लेकिन उस तरह से नहीं लग सकता। हमारे जो सिर्फ जो मुलाजमीन है और ख़ास तौर पे सैलरीड पर्सन, क्योंकि उनकी सैलरी में से ही इनकम टैक्स काट के उन्हें मिल जाता है, वो आपके इतने वो हदफ है। नहीं समीना, जो ताजर लिबर्टी में बैठे हैं, जिना सुपर में बैठे हैं, तारिक रोड पे बैठे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा उनकी जेबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया में नॉन फाइलर का जो मामला है, पाकिस्तान में आप देखें दुनिया में क्या होता है कि उसका ID कार्ड नंबर जो होता है वही टैक्स नंबर होता है और हर बंदा जो है वो टैक्स, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे ये जो मामला है नॉन फाइलर का, उसमें देखें कि अगर मैं या समीना अगर हम टैक्स फाइलर हैं और हमारी इनकम से जाके हमारा बेटा या बेटी या बीवी या इनके शोहर कोई चीज़ लेते हैं तो उन्हें नॉन फाइलर के भी टैक्स देने पड़ते हैं। यानी हम तो 3 जगहों पे टैक्स दे रहे हैं ना। एक हमने पहले अपनी सैलरी पे टैक्स दे दिया और फाइलर भी हैं, उसके बाद अगर हमारा ही डिपेंडेंट बाहर जाके कुछ खर्च करे
तो वो नॉन फाइलर का भी टैक्स दे। तो ये जो मामला है अवाम को, तो फिर दो तीन जो दे उससे तीन जगह दे दे, उसको मार पड़ रही है, और जो ना दे वो कहीं भी ना दे। देखिए इमरान साहब और सबीना साहब, ये जो कल्चर है ना इसका टैक्स नेटवर्क का, इसको एक जिम्मेदारी भी समझना पड़ेगा हर शहरी को। ठीक है, मैं आपकी बात से 100% इत्फाक करता हूँ कि जो कॉमन मैन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ कॉमन मैन नहीं, जो बेचारा मतवस्त तबका है उसके लिए भी बहुत बड़ी है, लेकिन जिसका हल निकल आएगा। आप डेफिनेट देखिए एक विद इन 1 ईयर या उससे पहले भी, अभी अब जब हमें चाइना से भी मदद मिलेगी, सऊदी अरब से मिलेगी, क्योंकि अगर हम IMF के साथ पास ना जाते तो कोई दोस्त मुल्क आपकी मदद नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल कोपोनेंट है। अच्छा तो सर, इस वजह से ये उनके साथ सर चलिए, अच्छा अल्लाह करे हल निकला। अब थोड़ी सी सियासत पे बात कर लेते हैं। आज कुछ अरबपति लोगों ने मिलकर एक अवाम दोस्त पार्टी बनाई है, जिस क्या आप समझते हैं कि शाहिद हक खान अब्बासी साहब और उनके दोस्तों ने जो पार्टी बनाई है उसमें मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा लोग हैं? क्या ये वाकई ही पार्टी को अवाम के लिए कुछ कर पाएगी? मैंने देखी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, लेकिन यहाँ पे बहुत पार्टियां हैं। इलेक्शन कमीशन में मेरा ख्याल देयर आर हंड्रेड, मोर देन हंड्रेड्स पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं। तो शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, काबिल एतमाद हैं। उनकी सिस्टर मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है अपना इस्लामाबाद में। लेकिन मैंने आज तक देखा कि जिसने भी मियां नवाज शरीफ को, ये पार्टी नून जो है मियां नवाज शरीफ की पार्टी है, और जिसने भी मियां नवाज शरीफ को छोड़ा, मैंने आज तक देखा दोबारा वो कभी किसी बरसर इक़्तिदार भी नहीं आता, और ना ही फिर उसकी वो सियासी सूझबूझ होती है। ये जो लीडरशिप की जो थियोलॉजी होती है उसी के साथ चलना पड़ता है, और कोई ऐसी बात नहीं। आप देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को छोड़कर शहबाज शरीफ साहब को, शाहिद खान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। तो कुछ चीज़ों को याद ज़रूर रखना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, बनाए पार्टी। बात तो होती है कि जब आपके इलेक्शन होते हैं, सियासी पार्टियों को पता तब चलता है जब इलेक्शन होने हैं जी, उस वक्त पता चलेगा। वैसे तो आप पता नहीं कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। आखिरी सवाल आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द असेंबली ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब को कोई मुश्किलात हैं कैद में तो आप आए हमसे बात करें। अब खबर ये आ रही है कि PTI की तरफ से सदर और वज़ीर आज़म को ख़त इरसाल किया गया है कि जो जेल में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और जो उनकी ड्यू बनती हैं सहूलियात एज एक्स प्राइम मिनिस्टर वो उनको नहीं दी जा रही। तो उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा है। तो अब क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेगी, उनके लिए कोई सहूलियात पैदा करेगी? बिल्कुल, उनके पास पहले भी बहुत सहूलियात हैं। हालांकि ये उनका अपना फरमान था कि तमाम जो मुल्ज़मान हैं जेलों में या तो सारों को निकाल दें या किसी एक के लिए सहूलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके पास वहाँ पे लॉन भी है बना के दिया उनको। दरमियान में से जो दीवार है डेला जेल में तोड़ दी गई है ताकि वो एक्सरसाइज करे। देसी मुर्ग मक्खन हर चीज़ उनको मिल रही है। किसी हम तो चाहते हैं अगर एक AC पता है उनको बेशक 2 लगा दे, हम वो इतराज़ नहीं करेंगे। हम अमेरिका में जाके करेंगे कि हम जाके है ही नहीं ऐसी। तो मैडम है आपको कैसे मैडम है आप बना ले असद वहाँ का सुप्रीडेंट। सर आप नहीं भी है, तस्वीरें दी हैं, AC नहीं है उसमें, रूम कूलर है, उन्होंने उसमें लिखा भी हुआ है। मियां नवाज शरीफ के पास तो आदि मियां नवाज शरीफ के पास तो वाशरूम भी वो था जिसकी दीवार भी तकरीबन 1.5 फुट थी, बस और कुछ नहीं था। वो भी 3 दफा मेरी बात सुने, वो 3 दफा का वज़ीर आज़म था ना मियां नवाज शरीफ। अच्छा, मेरी बात सुने मियां नवाज नहीं, बात सुने ना, जो 3 दफा का वज़ीर आज़म था उसके साथ जो सलूक इन्होंने जेल में किया, उसकी जो जब लेटता था, और जो राणा सनाउल्लाह के नहीं राणा सनाउल्लाह साहब के साथ किया है कि उनको शुगर था, डायबिटिक थे परहैप्स, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन वो वहाँ पे चीनी फेंक जाते थे रात को, और कमरा वो दिया लाहौर सहूलतें नहीं देनी। लाहौर नहीं ये बात नहीं है, जितनी मर्जी ये जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो जेल का सुपरिटेंडेंट जाने और IG जेल खाना जाते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है ऑलरेडी, बहुत हम शॉर्ट हैं टाइम। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, थोड़ा सा वक्त लेंगे, आखिर में प्रोग्राम में ईरानी सदर का जो इंतखाब हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नए ईरानी सदर मुंतखब हो गए हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, और कहा यह जा रहा है कि ये इस्लाह पसंद रखते हैं रुझान, और क्या उनके इंतखाब के बाद सूरत हाल हो सकती है ख़ित्ते की, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। रिफ़त मसूद साहिबा हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। आप साबिक सफ़ीर हैं ईरान की। आपका बहुत शुक्रिया रिफ़त मसूद साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया जी आपका। फरमाइएगा रिफ़त साहिबा, ये जो नए सदर मुंतखब हुए हैं ईरान के, इनकी शख्सियत के हवाले से आपकी क्या राय है? किस तरह के रुझानात हैं और क्या इनका पोर्टफोलियो आप देखते हुए प्रेडिक्ट करेंगी इनका कैसा दौर होगा, और फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से किस तरह से देखती हैं? देखिए जी, ईरान का जो भी सदर होगा, हाँ ये से या इनसे पहले भी
ईरान की एक पॉलिसी है, स्टेटेड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के खित्ते में और पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने के, और ख़ास तौर पे उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहें। तो जब सदर रूहानी थे जो, और फिर सदर रईसी उसके बाद, और अब ये आए हैं सदर पेज़ेश्कियान, इनकी भी यही पॉलिसी होगी कि जी पाकिस्तान के साथ, चूँकि उनको मालूम है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अहम हैं, ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए, अमन और अमान के लिए उनके अपने मुल्क को भी ज़रूरत है कि उनके बॉर्डर्स पे अमन और अमान हो। तो इसलिए मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि नए सदर के साथ भी जो है ना पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। अच्छा रिफत साहब ये फरमाइएगा कि खित्ते का तो आपने बता दिया हमसायों के साथ, आप क्या समझती हैं कि वेस्ट ख़ास तौर पे अमेरिका ईरान के, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात पे बड़ी नज़र रखता है हमेशा, तो आप क्या समझती हैं कि नए सदर के बाद अमेरिका और वेस्ट के साथ ईरान के ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के ताल्लुकात ईरान के साथ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, बहुत अरसे से, पिछले 40-45 साल से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं। जब से ये इनकलाब आया है 1979 से, अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। बीच में एक दौर आया था सदर ओबामा का, जब इन्होंने जनरल न्यूक्लियर डील साइन किया, वो JCPOA हुआ, जिसमें रूस और चीन भी शामिल था, और भी जो है ना यूरोपियन ममालिक थे, अमेरिका भी था। उन्होंने कोशिश की थी कि जी अगर हम ईरान के साथ कुछ पेशरफ्त करें, कुछ बातचीत करें, तो शायद जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा, वेपनाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, और हमारा ईरान के साथ कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद आपको पता है वो सब कुछ खत्म हो गया और सैंक्शन दोबारा लग गए ईरान पे। ईरान हमेशा जो है ना मगरबी मुल्कों को, खास तौर पे अमेरिका को बहुत शक की नज़र से देखता है। उनको वो समझता नहीं है कि उनके दोस्त है, खास तौर पे अमेरिका को तो बिल्कुल अपना दोस्त ही समझता, और फिर अमेरिका का जो एलाई है इस मशरक़ वस्ता में, इजराइल को, उनको तो वो अपना दुश्मन समझता है। तो मैं नहीं समझती कि इनके आने से कोई ज़्यादा पेशरफ्त होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब हम देखेंगे कि अमेरिका में क्या सूरत हाल बनती है, वहाँ पे भी इंतखाबात होने वाले हैं, क्या सदर बाइडन रहते हैं या सदर ट्रंप आते हैं, कौन आता है, उससे पता चलेगा। और फिर जो मशरक़ वस्ता के ताल्लुक जो हालात है वो किस नहज को पहुँचते हैं, तो ईरान ये सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ईरान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतनी जल्दी ठीक होने वाले नहीं हैं। कोशिशें जारी होंगी ज़रूर, हर लेवल पे होंगी, हर कोई चाहेगा कि आगे बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि बेसिक उनको एक शक है ना ईरान की रजीम पे, और जो इस्लामिक रजीम है उस पर वो बिल्कुल अमेरिका जो है इस चीज़ को कबूल नहीं करता, तो वो एक मसला रहेगा ईरान के साथ। लेकिन रिफत साहब, सिर्फ अमेरिका ही क्या, हम बाकी भी ममालिक के साथ जब ताल्लुकात की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि किसी एक शख्सियत के आने जाने से कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, या आम तौर पर जो स्टेट की पॉलिसी होती है, कोई भी सदर आए वो उसी को कंटिन्यू करेगा, और जो फ़लस्तीन के हवाले से भले मौक़िफ़ हो ईरान का, सऊदी अरब के साथ मामलात हों, या दीगर जिस तरह से भी कुछ बातों पे हमने जिक्र भी किया, तो वो पॉलिसीज़ का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि जो ऑलरेडी थी उसी को कंटिन्यू ही हम देखेंगे ओवरऑल तमाम ममालिक के हवाले से? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अक्सर मुल्कों में, जो ये बेशतर मुल्कों में एक स्टेटेड पॉलिसी होती है, एक फॉरेन पॉलिसी की डायमेंशंस होती हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो रहते हैं। ठीक है, उसमें रद्द बदल थोड़ा बहुत आ जाता है जब कोई शख्सियत आ जाए, कोई नया सदर आ जाए, या कोई नया वज़ीर आज़म आ जाए, या कोई भी नया जो है ना हेड ऑफ स्टेट आ जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत रद्द बदल होती है। लेकिन जो बेसिक पॉलिसी है वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। और सबसे बड़ी बात ये कि ईरान में अगर आप ये देखें, ठीक है सदर उनके नए आ गए हैं, पार्लियामेंट जो है ना अभी हार्ड लाइनर्स की पार्लियामेंट है, सदर बेशक उनका जो है रिफॉर्मिस्ट हो, उसको इंटरनल भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खासतौर पे इक़्तिसादी चैलेंजेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रहबर है ईरान के, आयतुल्लाह खमेनी, आखिरी जो है ना फैसला उनका होता है, और वो जो है ना वेस्ट के साथ, खास तौर पर अमेरिका के साथ अपना ताल्लुकात बेहतर होने का वो पुरुमीद नहीं है, वो कभी भी पुरुमीद नहीं थे।
और इसलिए जो भी ये आगे पेशरफ ठीक है, कोशिश किसी सतह पे होगी, लेकिन फाइनल जो है ना वर्ड हमेशा आयतुल्लाह खamenei की है। और अगर आयतुल्लाह खamenei नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है ना आगे बढ़े, अपने ताल्लुकात बढ़ाए अमेरिका के साथ या वेस्ट के साथ, तो वो नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आयतुल्लाह खamenei ये जरूर चाहते हैं कि ईरान के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतर हों, इसलिए सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात है या दूसरे अरब मुल्कों के साथ है वो जरूर चाहेंगे कि आगे बढ़े, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके खास उनसियत है। तो जो पॉलिसी है वो हमें कंटिन्यू होती नजर आएगी, थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है लेकिन ज़्यादा बहुत हमें मेजर चेंजेस नजर नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिफत साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।